नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल पे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ आपको मैराथन सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम बेस्ड जो आपकी एकदम पर्टिकुलर जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपको 10 टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी हमारे द्वारा। और यहाँ पर जो है आपको मैराथन सेशन, ठीक है, और स्पेशल जो है सेशन करवाया जाता है मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का भाई जो है डिफरेंट फैकल्टी। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करिएगा। और ऑलरेडी हमारा बैच जो है यहाँ पर रन कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर टॉपर्स बैच को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू एंड विलिंग टू टेक अप अ जॉब एंड गेट्स एम्प्लॉयड, यानी यहाँ पर जो आपका व्यक्ति है वो एबल भी है, उसकी विल है, मतलब वो चाहता भी है कि उसको नौकरी मिले, एंड पा भी जाता है उसको, ठीक है, टेक अप अ जॉब, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। यानी आपका रोजगार क्या होता है, यानी वो बेरोजगार तो है नहीं, आपको उसको रोजगार मिला, यानी वो कैपेबल था, एबल था। मतलब जैसे सपोज कि आपने PhD परस्यू किया, ठीक है, आपको इच्छा है, यू आर विलिंग टू गेट जॉब इन सम कॉलेज एंड यू गेट दैट, ओके, तुमने पा लिया उसको, तो तुम क्या कहलाओगे? एम्प्लॉयड कहलाओगे। यानी तुमने उस जॉब को पाया क्योंकि तुमने PhD किया था और तुम विलिंग थे, और विलिंग होने के साथ साथ तुमने जो है अपने एक कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में तुम्हें जॉब भी मिल गई। यानी इसको क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एंगेज इन अ जॉब बट दे डोंट गेट दीज जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी एंड क्वालिफिकेशन। यानी आप अपनी जो है क्षमता और आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपके जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप जितने पढ़े लिखे हो उसके अनुसार आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। डू नॉट गेट दीज जॉब अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, इफ़िशियंसी एंड क्वालिफ़िकेशन। तो क्या कहलाएगा? अगर आप सपोज़ कि आपने यहाँ पर PhD किया, मैंने वही जस्ट एग्जांपल दिया था, आपने PhD किया और आपको नौकरी जो है मिल जाती है स्वीपर की, ठीक है, या फिर पियोन की मिल जा रही है, तो क्या तुम जो है एम्प्लॉयड कहलाओगे? एम्प्लॉयड तो हो, पर कैसे एम्प्लॉयड हो? अंडर एम्प्लॉयड। यानी आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा पाने की थी, आप ज़्यादा इफ़िशिएंट थे, आप ज़्यादा क्वालिफाइड थे, बट यू गेट दैट जॉब विच इज़ नॉट मैच योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन को मैच नहीं करी थी, आप उस जॉब को ले लिए, तो दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है a situation when workers are willing to work under any condition and at any wage rate but they fails to get employment। एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वर्कर जो है विलिंग टू वर्क है, यानी चाहता है कि वो काम करे, ठीक है, एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेज रेट पर, यानी वो मजबूर है कहीं ना कहीं, ठीक है, पर वो जॉब पाता नहीं है, ठीक है, वो जॉब पाता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कि आप जो है काम किसी भी वेज रेट पे करना चाह रहे हो, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, आप जो है चाह रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए पर आपको मिली नहीं, दैट इज़ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कहलाएगी। वॉलेंट्री मतलब यहाँ पर तुमको मिल भी रही हो सकता है जॉब, ठीक है, तुम पर जॉब नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ वॉलेंट्री, यानी जानबूझ के तुम नहीं कर रहे हो ऐसा, ठीक है। आपको यहाँ पर मान लो कि आपको वेज रेट मिल रहा है, पर्टिकुलरली आप चाहते थे कि 100 रुपये आपको नौकरी मिल जाए, 100 रुपये एक दिन के वेज पे, तो तुम्हें मिला जॉब पर तुमने नहीं किया, तो दैट इज़ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें कि हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लेबर होता है एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में, ठीक है, यानी एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन आ गई है जहाँ पर कि ट्रांसफ़र ऑफ लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन, दैट इज़ आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें कि हम टेम्परेली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि हमने अपना जॉब ट्रांसफ़र कर लिया एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में। क्लियर? जैसे आप देखोगे कि जो लोग खेत पे काम करते हैं, जिनके पास जो है लैंड है, वहाँ पर वो फार्मर्स हैं, तो वहाँ पर जब काम करते हैं तो क्या होता है कि उनको पर्टिकुलरली हमेशा के लिए वो जॉब मतलब परमानेंट नेचर का नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर अपने खेत में कोई भी सब्जी लगा दी या फिर कोई भी जो है चीज़ लगा दिया और वो होने में, हार्वेस्ट आने में टाइम लगेगा। अब 2 से 4 महीने का टाइम होता है, तो जो 2 से 4 महीने में वो जो दूसरा जॉब करते हैं, कभी कभी वो लेबरर्स का नौकरी कर लेते हैं, कभी कभी वो कुछ और कर लेते हैं, इंडस्ट्री में जाके कोई काम कर लेते हैं, तो
ये जो उन्होंने ऑक्यूपेशन को चेंज किया, मतलब वो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से कहीं और किसी और सेक्टर में चले गए, तो जो ये टेम्परेरी हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इज़ आपका फ्रिक्शनल। किस नेचर का है ये? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हेन मोर वर्कर्स आर एंगेज इन वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू वर्क, यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है एंगेज्ड है किसी काम में और जितना एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। सपोज़ कि एक ज़मीन है जिस पे कि हमें 5 लेबरर्स का ज़रूरत है और हमारे काम कितना कर रहा है, 45 लेबरर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 40 लेबरर्स एक्स्ट्रा हैं। दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमें बेसिकली हमें हमारे भारत में देखने के लिए मिलता है, हमारे गाँव में, जहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर खेती होती है और खेतों में क्या देखते हैं हम लोग कि पूरे घर के लोग मिल के काम करते हैं, है ना। घर में अगर 40 लोग हैं तो 40 काम कर रहे हैं, पर हो सकता है ज़रूरत सिर्फ 4 की हो उस ज़मीन पे, है ना, करने की। तो ये जो क्रिएट करती है दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है हु डेवलप्स द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल थ्योरी जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डेवलप जो किया था वो जेबी से, रिकार्डो एंड जेएस मिल, और आपका एन सीनियर भी थे। ठीक है, एन जो है सीनियर, ये भी आपके इसमें इन्वॉल्व थे। अब बात करेंगे कि क्लासिकल जो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या कहती है। बेसिकली ये बिलीव करती है लेजिस फेयर। ठीक है, लेजिस फेयर पे। अब लेजिस फेयर क्या है भाई? ये आपका देर इज़ नो इंटरवेंशन, सरकार का कोई भी आपके इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई भी आपके नियंत्रण नहीं होगा इकोनॉमी में, यानी कोई भी इंटरफेरेंस सरकार नहीं करेगी। दिया किसने था ये? एडम स्मिथ ने, यानी एडम स्मिथ भी यहाँ पर आपके शामिल हो जाएंगे। क्लियर, याद रखिएगा कि एडम स्मिथ भी यहाँ पर शामिल है, क्योंकि ये थॉट जो है दिया गया वो एडम स्मिथ का ही है। और बिलीव किस पे करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। यानी कंडीशन क्या होगी आपके इकोनॉमी में? कोई भी अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन नहीं होगा। होगा क्या? आपके फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने बात की फुल एम्प्लॉयमेंट की। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होती है, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बोले थे उन्होंने ये कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और कोई भी अंडर एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। लेजिस फेयर होता है। लेजिस फेयर का मतलब ये है कि कोई भी सरकार का जब नियंत्रण नहीं होगा तो इकोनॉमी किस तरीके की हो जाएगी? कैपिटलिस्ट इन नेचर। ठीक है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इन नेचर हो जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? जहाँ पर कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हमारा क्या रहता है? हावी रहता है ना। प्राइवेट सेक्टर जो है डोमिनेंस में रहता है, सरकार की कम जो है डोमिनेंस देखने के लिए मिलती है। जैसे आप देखते हैं यूएसए में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हमें ज़्यादा ऊपर दिखेगा। ठीक है, इन्होंने बात की थी किस चीज़ की? फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी, अब 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो है वेज, वेज के फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, प्राइस के फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया था इन्होंने, और इंटरेस्ट रेट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया था। तो जो है ये इतने चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पर याद रखिएगा कि इनका जो कंडीशन था, इन्होंने जो कंडीशन बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा होगा इकोनॉमी में, यानी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। कब? 1929 में, जब हमने ग्रेट डिप्रेशन देखा था। क्लियर। तो ये जो है आपके फ्लॉप हो जाते हैं, इनका जो जो थ्योरी है वो फ्लॉप हो जाता है पूरी तरीके से। फिर आते कौन है? आपके जेएम किन्स आ जाते हैं। क्लिक, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमने जेबी से को देखा कि वो क्या कहते थे? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड बोला था इन्होंने कि अपनी सप्लाई जो है खुद ही डिमांड क्रिएट कर देती है। तो याद रखिएगा ये इकोनॉमिस्ट किस नेचर के थे? आपके सप्लाई साइड के। ठीक है, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। क्लियर। ये कैसे इकोनॉमिस्ट थे? सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट आपके थे। ठीक है, ये सारे क्लियर। अब जस्ट वही स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने दिया? जेबी से ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सप्लाई खुद ही अपने डिमांड को क्रिएट करती है। पर डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ये किसने कहा था? ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई कहने वाले कौन थे? जेएम किन्स थे। ठीक है, इनकी बुक का नाम कभी कभी पूछता है पेपर में कि द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज रिटन बाई, कब लिखा? 1936 में लिखा। किसने लिखा? जेएम किन्स ने लिखा।
क्या बात करते हैं उसके विषय में बात करते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जो टोटल डिमांड है आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। किससे मिलके बना होता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इनकम को आप या फिर कंज्यूम करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो ये C+S यानी कंजम्पशन एंड सेविंग से बनता है, यानी आप आपकी इनकम को या फिर कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे। जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है तो आपका क्या बनता है, इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, क्या बनता है, इफेक्टिव डिमांड बनता है। क्लियर, यानी अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या है, C+I, एग्रीगेट सप्लाई क्या है आपका, C+S। कट जाएगा ये, यानी जहाँ पर इंक जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होती है वहाँ हमारा होता है क्या, इफेक्टिव डिमांड। यानी सारा सेविंग क्या हो जा रहा है आपका, इन्वेस्ट हो जा रहा है। इज इट क्लियर, यानी इफेक्टिव डिमांड कहाँ होती है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है। अगर हम कर्व की बात करें तो याद रखिएगा कि जो कर्व होता है एग्रीगेट सप्लाई का वो ओरिजिन से होता है स्टार्ट, यानी आपका ज़ीरो, अगर हम कोई भी इनकम नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पर अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो हम जब हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं रहेगी तो पर भी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यानी ऑटोनॉमस जो है आपका कंजप्शन होता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जब हमारे पास कोई भी इनकम नहीं होती है तब पर भी अपने सेविंग से हम किसी से उधार लेके कंजप्शन करते हैं। तो इसी वजह से ये कभी भी आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, पर सप्लाई हमेशा आपके ओरिजिन से स्टार्ट होती है। क्लियर, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, AD इक्वल्स टू AS, यानी आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट E पे है, दैट इज़ आपका इफेक्टिव डिमांड। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसके पे बेस्ड है आपका किन्स की जो थ्योरी है आपकी, तो याद रखिएगा ये आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों पे बेस्ड है, जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट विच इज़ अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली ऑफ द इनकम लेवल। ठीक है, अगर आपका जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जा रहा है बिना आपके आय पे निर्भर हुए, बिना आपके आय पे निर्भर हुए, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, दैट इज़ आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपके इनकम यानी आपके आय पे निर्भर नहीं करता है। ऐसा कौन करता है भाई, सरकार करती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे करती है, सोचते हैं इसको, थोड़ा बात करते हैं इसके विषय में, कि सरकार के पास इन केस की अगर उनका रेवेन्यू सही नहीं है, रेवेन्यू उनका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब उनका इनकम है। ठीक है, अगर उनके पास इनकम नहीं होगी फिर भी वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में। कैसे करते हैं, क्रेडिट लेते हैं बाहर, बैंकों से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है, ओके, तो इससे वो क्या करते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करती कि आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है। तो बेसिकली ऐसा कौन करता है, सरकार ही करती है ना। चाहे वो बाहर से लोन ले ले, चाहे जो है यहाँ से आपके मार्केट से जो है लोन ले ले। ठीक है, इस तरीके से अगर करे तो वो जो है करेगी। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, पेपर में पूछता है। पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो जो आपके इनकम पे निर्भर करे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है आपके इनकम, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है आपके जो है इनकम से, ये होता है आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एवरीवन। ठीक है, हम लोग भी कर सकते हैं। क्लियर, दैट इज़। तो नेक्स्ट हमारा द क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज़ आर। यहाँ पर आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो यहाँ पर आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ अगर नहीं रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या आ जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे आपका हाउस होल्ड हो चाहे आपका कुछ भी हो। तो याद रखिएगा कि आपका जो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, आपका हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा या क्या लिखेंगे, C+I+G। ठीक है, तो ये जो है आपके किस में, एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, डिटरमिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी कैन बी स्टडीड बाय। अगर हम बात करें अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की तो किसके द्वारा जो है स्टडी की जाएगी, तो क्या यहाँ पर जो है आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ही सफिशिएंट कंडीशन होगा आपकी इक्विलिब्रियम लाने की, या फिर इक्वलिटी इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर दोनों।
तो याद रखिएगा, हमने अभी देखा था कि एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है तो हमने देखा C+I इक्वल्स टू C+S। ठीक है, तो यहाँ पर C कैंसिल आउट हो जाएगा तो I इक्वल्स टू S, तो ये भी तो एक कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ आर द रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण 12 प्रश्न रहे। ऐसे ही हम जो है लगातार आपको सीरीज़ करवाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स है वो लगातार रोज़ डेली शाम को होते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। धन्यवाद।